अभी तक हम सब क्लियर कर चुके हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, वायरल डिजीज़ के बारे में और प्रोटोजोअन डिजीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देखते हैं हेलमिंथिक डिजीज़ और फंगल डिजीज़, ये दोनों डिजीज़ के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो हेलमिंथिक डिजीज़ का मतलब क्या है? इस तरह के जो डिजीज़ हैं वो वॉर्म के द्वारा फैलेंगे। किसके द्वारा? वॉर्म के द्वारा, है ना। इसमें हमें दो डिजीज़ के बारे में पढ़नी है। एक है हमारा अस्कैरिएसिस और दूसरा है एलिफेंटिएसिस। तो दोनों डिजीज को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले अस्कैरिएसिस, है ना। इसके अगर हम पैथोजन की बात करें तो इसका पैथोजन का नाम क्या है? अस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। इस पैथोजन या इस हेलमिंथ या इस राउंड वॉर्म की वजह से क्या कॉज होता है? अस्कैरिएसिस कॉज होता है। अब देखिए ये किस फाइलम से आता है? एस्केलमिंथिस या नेमैटहेलमिंथिस, है ना। इससे ये बिलोंग करता है, इस फाइलम से ये बिलोंग करता है। पढ़े भी हो गए 11th क्लास में आप। तो ये तो देखा अस्कैरिस के पैथोजेंस के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये रहता कहाँ है? ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। क्लियर है? कहाँ रहता है ये? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में रहने की वजह से अगर वो हमारे इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस भी आ रहे हैं ना, तो वो भी इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉयड नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है ये जानिए। तो कंटेन थिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्यूटिकल, यानी कि इसके बॉडी के सरफेस पर क्यूटिकल का एक्स्ट्रा लेयर होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का जूस का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है ना। इसके बाद इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन, बच्चों में इन्फेक्शन के चांस जो हैं इसके ज़्यादा होते हैं। तो ये देखा आपने पैथोजेंस के बारे में। इसके ऊपर क्यूटिकल का थिक लेयर है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, ये चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉज होगा, ये कॉमन है चिल्ड्रन में। इसके बाद अगर इसके होस्ट की बात करें, होस्ट का मतलब आपको पता ही है ना। तो होस्ट मोनोजेनेटिक, यानी कि ये ह्यूमन के बॉडी में ही अपने कंप्लीट लाइफ साइकिल को पूरा करता है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मोड ऑफ स्प्रेड या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? तो कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर, है ना। जो इन्फेक्टेड फूड या वाटर है, कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर का मतलब बताए थे जिसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो, तब उसे हम कॉन्टामिनेटेड कहते हैं, है ना। या फिर अनक्लीन हैंड, हाथ को नहीं धोया गया है अच्छे से, या फिंगर्स को नहीं धोया गया, तो ऐसे केसेस में, और बच्चे ये ज़्यादा करते हैं इसलिए बच्चे भी ये कॉमन भी है ना। तो ये आपने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है। सिम्टम की बात करें तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द जैसा होगा, है ना। वो आराम आप फील नहीं कर पाएंगे। इन डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होगा। डायरिया भी हो सकता है, बार बार स्टूलिंग हो सकता है, इसके बाद वोमिटिंग हो सकता है बार बार, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे ना तो लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा भर लेता है अगर इसका संख्या बढ़ने लगा। जैसे मान लीजिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो इसमें पेनिट्रेट करके ऐसे ऐसे पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक कर सकता है। ये इतनी इसकी संख्या बढ़ जाती है कि पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स हैं, जैसे एल्कोफर या बेंडेक्स या मेबेंडाजोल, है ना। तो ये जो ड्रग्स हैं इसको लिया जा सकता है इस डिजीज के केसेस में। तो एक बार फिर से हम देखते हैं अस्कैरिएसिस के बारे में। इसके पैथोजन अस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? एस्केलमिंथिस या नेमैटहेलमिंथिस से। इसके बॉडी के ऊपर थिक क्यूटिकल का लेयर है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉज्ड होता है। मोनोजेनेटिक, सिर्फ ह्यूमन होस्ट में ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है ना। कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर दूसरे यूटेंसिल्स जो भी हैं, है ना, या फिर अनक्लीन हैंड या फिंगर्स के द्वारा ये फैलता है एक पर्सन दूसरे पर्सन। आप इसके सिम्टम्स को देखिए, जैसे एब्डोमेन में पेन होगा, इंडाइजेशन, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट में आप ये दवा देख लिए, है ना, बट ये ट्रीटमेंट ऐसे आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस एक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है।
चलिए इसके बाद दूसरा जो है हेलमिंथिक डिजीज, जिसको हम फाइलेरियासिस कह रहे हैं, है ना, इसके बारे में जानते हैं। इसका पैथोजन क्या है? इसका दो पैथोजन की वजह से ये कॉज हो सकता है। एक है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, दूसरा है वुचेरिया मलाई, है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए दोनों पैथोजेंस का नाम हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए इसके अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को कैरी करता है उसे क्या कहते हैं? वेक्टर। इसका वेक्टर क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से ये हमारे बॉडी में पहुंचता है। जब ये बाइट करती है तो हमारे बॉडी तक इस माइक्रोब्स को पहुंचा देती है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाइलेरियासिस को एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, एलिफेंटिएसिस, ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको। सिम्टम्स की बात करें, स्वेलिंग ऑफ द लेग एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम पता है टेस्टिस के जो पाउच है, जिस पाउच के अंदर टेस्टिस है उसको क्या कहते हैं? स्क्रोटम। उसमें भी स्वेलिंग हो जाएगा, या फिर आपके जो लेग है उसमें स्वेलिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फोर लिम्ब या हाथ में नहीं हो सकता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि ये मॉस्किटो उतने हाइट तक उड़ते नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज, मोस्ट ऑफ केसेस में जो इन्फेक्शंस होगा या डिजीज कॉज्ड होगा वो हाइंड लिम्ब में ही होगा। किसके हेल्प से पहुंचेगा ये माइक्रोब्स या डिजीज कॉजिंग पैथोजन? ये पहुंचेगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के हेल्प से। तो स्वेलिंग किस में होगा? पैर में या स्क्रोटम में, है ना। जेनाइटल ऑर्गन है उसमें भी स्वेलिंग हो जाता है, पूरा ये मोटा हो जाएगा। और ध्यान रहे लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका जनरली ट्रीटमेंट भी बहुत टफ है, नहीं हो पाता है। अगर हो गया पूरी तरह से तब तो ट्रीटमेंट मुश्किल है, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे अगर अल्बेंडाजोल हर 6 महीने या साल भर पे इसका एक सिरप पे लिया जाए तो इसके होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बट पूरी तरह से अगर हो गया तब ट्रीटमेंट मुश्किल है ना। तो ये इसका होस्ट जो है ये डाइजेनेटिक है। एक तो आपने देखा कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो में भी ये रहता है, और दूसरा क्या हो गया? ह्यूमन हो गया। तो इसके कितने होस्ट हो गए? 2, यानी कि ये कैसा हो गया? डाइजेनेटिक। ट्रीटमेंट के लिए बताया अल्बेंडाजोल, है ना। चलिए, तो ये आपने हेलमिंथिक डिजीज क्लियर कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं फंगल डिजीज के बारे में। तो फंगल डिजीज में जो डिजीज कॉज होता है उस डिजीज को कहते हैं रिंगवॉर्म या टीनिया, है ना। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि हम किसी वॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। रिंग वॉर्म इसके डिजीज, फंगी से होने वाले डिजीज का नाम है, या उसको टीनिया कह रहे हैं। अब इसको रिंग वॉर्म क्यों कह रहे हैं ये भी समझना। जैसे ये स्किन है तो स्किन के ऊपर इस तरीके से डॉटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, बन जाएगा, और इसमें इचिंग होना स्टार्ट होगा, है ना, और ऐसे रिंग लाइक पैटर्न बनेगा वो। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रिंग वॉर्म कहते हैं। जैसे बचपन में किसी को देखा होगा अपने माथे में ऐसे जख्म गोल राउंड टाइप का हुआ, है ना, तो वो है रिंग वॉर्म। इस डिजीज को कह रहे हैं, ना कि किसी वॉर्म की वजह से हो रहा है। अब देखो इसके लिए जो पैथोजन है वो फंगी के 3 जीनस से बिलोंग करता है जो इस तरह के डिजीजेस कॉज करता है। पहला जो है वो है ट्राइकोफाइटोन, दूसरा है डर्मोफाइटोन, और तीसरा है माइक्रोस्पोरम। ये 3 अलग अलग जीनस हैं किसके? फंगी के, जिसके अंतर्गत आने वाले स्पीसीज इस तरह के डिजीज को कॉज करते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये फैलता कैसे है? तो इसके इन्फेक्शन सॉइल, मिट्टी में भी ये फंगी होते हैं जहां से हमारे बॉडी में पहुंच सकते हैं। पहला तरीका, इंपॉर्टेंट तरीका। दूसरा, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, आप उसके टॉवेल यूज करते हो, उसके क्लॉथ्स यूज करते हो, उसके कॉम्ब, उसके कंघी यूज करते हो, है ना, या पेन से मान लीजिए लिख रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, इन्फेक्शन है, आप यूज किया, आप तक पहुंच सकता है। तो पेशेंट के द्वारा जो है यूटेंसिल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा कॉम इस्तेमाल करना, टॉवेल्स, क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें, तो उससे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों जीनस, फंगी के 3 जीनस के डिफरेंट स्पीसीज डिजीज को कॉज करते हैं। तो ये तीनों जो जीनस हैं वो क्या क्या इन्फेक्शन, कौन से पार्ट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं? ध्यान दीजिए, इसका इन्फेक्शन मेनली नेल में होता है ना, स्किन में होता है और हेयर में होता है। ये सारे पार्ट्स में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्राइकोफाइटोन की, है ना, तो ट्राइकोफाइटोन इन्फेक्ट स्किन, हेयर एंड नेल्स।
ये तीनों में इन्फेक्शन कॉज करता है। ट्राइकोफाइटॉन्स के अंतर्गत आने वाले स्पीसीज जो होंगे वो स्किन में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, हेयर में भी और नेल्स में भी। एपिडर्मोफाइटॉन के बारे में देखेंगे तो ये अटैक करता है किस पे, स्किन पे और हेयर पे, ये नेल पर अटैक नहीं करता है। याद रहेगा ये एपिडर्मोफाइटॉन किसको इन्फेक्ट करेगा, स्किन को और हेयर को, ये नेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। माइक्रोस्पोरम ये इन्फेक्ट करेगा हेयर और स्किन को, ये जनरली नेल को इन्फेक्ट नहीं करता है, कर सकता है लेकिन जनरली करता नहीं है ना। तो ये देखा आपने कि कौन सा जीनस का फंगी जो है वो बॉडी के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए दवा है माइकोनाजोल, ठीक है। आप किसी को प्रिस्क्राइब मत कर देना, किसी को दे मत देना, है ना, ये बस वैसे ही आपको इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपने क्लियर कर लिया कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में जो इन्फेक्शियस थे, कम्युनिकेबल थे। इसके बाद हम वैसे डिजीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। जैसे अगर हम बात करें कैंसर का, तो कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है ना। ऐसे बहुत सारे डिजीज हम जानेंगे इसके बाद के वीडियो में।